नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान इतिहास की बुक कक्षा 7 का अध्याय नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। जी, एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये सभी जगह के कंपटीशन के लिए यूजफुल है। राजस्थान क्या, हरियाणा, सब जगह में ये काम आती है। सीटेट, अब जो पीछे पेपर हुए थे सीटेट में सारा मैटर इसी में से आया था। अब आगे राजस्थान में जो भी कंपटीशन होगा तो उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। अध्याय 7, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, यानी जो जनजातियां हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। यह चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में भी बीच में आया है कि किसने कहाँ आक्रमण किया था। जनजातीय लोग, पंजाब में खोखर जनजाति, कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति 13वीं 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली हो गई थी। पंजाब में कौन सी जनजाति थी? खोखर जनजाति। पंजाब में गख्खर, कौन से? गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। बाद में कौन हो गए थे? गख्खर लोग। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर, इसमें गख्खर में आधा क है। कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। यानी पहले पंजाब में कौन महत्वपूर्ण थे? खोखर जनजाति। कौन थे? खोखर जनजाति। बाद में कौन आ गए? गख्खर। तो गख्खर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उसका जो मुखिया था उसको मुगल सम्राट अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा है अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। यानी जो मुल्तान और सिंध है वहां जब मुगलों ने अधिकार किया उससे पहले कौन सी जनजाति का अधिकार था? लंगा है और अरगुन जाति का वहां अधिकार था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। जब ये जैसे भारत का ये एरिया है, इस साइड में उत्तर पश्चिम में एक और शक्तिशाली जनजाति थी। कौन सी थी? बलोच। यह लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बंटे हुए थे। यानी उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति थी? बलोच जनजाति। पश्चिम हिमालय में गड्डी यानी गडरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिम हिमालय में कौन सी रहती थी? गडरियों की जनजाति। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम, कई दूसरी जनजातियों का निवास पूरी तरह प्रभुत्व था। यानी वहां कौन से रहते थे? नागा और अहोम जनजाति। नागा कहां है? वर्तमान में भी नागालैंड की ये जनजाति है। वर्तमान बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी में चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ। यानी चेर राज्य कहाँ था? वर्तमान बिहार और झारखंड में इनका उदय हुआ था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर आक्रमण करके पराजित किया था। अकबर के सेनापति मान सिंह ने क्या किया था? चेर राज्य पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1591 में। और आक्रमण में ये चेर राज्य वाले क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेना ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया था। पहले किसने किया था आक्रमण? अकबर ने भी किया था, फिर औरंगजेब ने भी किया था। और जो इनके किले थे ना चेर के लोगों के, उस पर अधिकार कर लिया। झारखंड में रहने वाली जनजाति मुंडा और संथाल थी। झारखंड में कौन सी जनजाति रहती थी? मुंडा और संथाल रहती थी। और यह उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अभी भी जो झारखंड राज्य है उसकी प्रमुख ये जनजातियां अभी भी है, मुंडा और संथाल। और जो वर्तमान में राजनीति पर भी इन्हीं का ही अधिकार है। और मुंडा और संथाल झारखंड के अलावा कहाँ रहते थे? उड़ीसा और बंगाल में भी ये रहते थे। कर्नाटक और तमिलनाडु की पहाड़ियां कोली, बैराद जनजातियां निवास करती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कौन सी निवास करती थी? कोली और बैराद जनजाति निवास करती थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। ये कोली जो थे पहले कहाँ रहते थे? कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी रहते थे।
लेकिन ये गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरांगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। यानी जो ये दक्षिण में, अब नीचे की साइड में कुछ और जाएंगे तो कौन कौन सी जाति थी? कोरांगा, वेतर, मारवाड़, दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भील अपने राजस्थान में भी है। भीलों की जनजाति कहाँ थी? जब भारत का इधर का ये पश्चिम का एरिया है, पश्चिम का एरिया, और कहाँ है ये? मध्य भारत में भी ये फैली हुई थी। वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यानी जो गोंड जनजाति है वो कहाँ थी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अब प्रश्न आता है कि गोंड जनजाति कहाँ नहीं रहती है? 3 नाम इनके दे देंगे, एक अदर स्टेट का दे देगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे और उनका कारवां टांडा कहलाता था। जो बंजारा लोग थे उनका जो कारवां एक साथ ऐसे निकलता है उसको क्या कहा जाता है? टांडा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का भी इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज ढुलाई के लिए करता था। यानी बंजारे इतने महत्वपूर्ण थे कि जो शहर में सामान और अनाज की ढुलाई होती थी उसका जो काम था वो कौन करते थे? बंजारा ही करते थे। और बंजारा के जो कारवां थे वो क्या कहलाते थे? टांडा कहलाते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारा विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। अब क्या लिखा है कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों से आते थे और अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ? क्षत्रियों के बीच एक नए राजपूत युग का उदय हुआ। वे हूण, चालुक्य, चंदेल और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। यानी जो हूण, चालुक्य, चंदेल थे ये आते थे और इनसे पहले ये किस में थे? जनजातियों में आते थे और बाद में ये क्या मान लिए गए थे? राजपूत मान लिए गए हैं। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, ये जो बुक में है मैंने वहीं से ये सारी लाइनें उठाई है। नजदीक से एक नजर। गोंड लोग गोडवाना नामक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे। जो गोंड लोग थे वो कहाँ रहते थे? गोडवाना नामक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे। और कौन सी कृषि करते थे? स्थानांतरित कृषि करते थे। जो आदिवासी लोग हैं वो सभी प्राय कौन सी खेती करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं। वो एक स्थान पर टिके नहीं रहते, कई साल एक जगह रहते हैं, फिर वहां की जब भूमि को उपजाऊ करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो काटते हैं और फिर बाद में वहां कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वहां की भूमि जब अनुपजाऊ हो जाती है तो आगे के जंगलों को वो साफ करके आगे चले जाते हैं। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार ने अकबरनामा, अब अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की, में उल्लेखित किया है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 7000 गांव थे। आगे ये आएगा गढ़कटंगा का राजा कौन था, उसकी रानी, सबका बारे में बताया गया है। यानी गढ़कटंगा में के गोंड राज्य में कितने गांव आते? 70,000 गांव। अब देख लो कितना बड़ा ये राज्य था। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम सिंह की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? अमन दास ने। किसकी? संग्राम सिंह की उपाधि धारण की थी। आगे है अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। अब गढ़कटंगा का शासक कौन है? अमनदास। अब अमनदास का पुत्र कौन आ गया? दलपत। तो उसने क्या किया था? महोबा के चंदेल शासक की राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। अल्पायु में ही क्या हुआ था? दलपत सिंह की मृत्यु हो गई थी।
दलपत की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्षीय वीर पुत्र वीर नारायण, पहले कौन था अमनदास, फिर कौन दलपत, उसके बाद उसका पुत्र कौन आ गया वीर नारायण के नाम पर शासन की कंबाल संभाली थी। यानी बाद में शासक कौन बन गई थी, रानी दुर्गावती बन गई थी। 1156 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती और वीर नारायण युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी जो गढ़कटंगा की रानी फिर कौन थी, किसने शासन कर रही थी, दुर्गावती कर रही थी, और आसिफ खान ने आक्रमण किया तो दुर्गावती और वीर नारायण युद्ध करते हुए किसको प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और यहाँ किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। गढ़कटंगा में हाथियों को पकड़कर उनका निर्यात किया जाता था। तो जो गढ़कटंगा क्षेत्र है वहां बहुतायत में क्या मिलते थे, हाथी मिलते थे, तो उनका वहां पहले पकड़ के फिर उनका ये निर्यात करते थे। यह उनका एक तरीके से व्यापार था। अहोम, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे। जो अहोम लोग थे वो कहां से आए थे, म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे। उन्होंने भूया, भूया किसको कहते हैं, भूस्वामियों, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की थी। किसने, जो म्यांमार से लोग आए थे, अहम लोग कौन थे, अहोम, अहोम ये जनजाति थी। 16वीं सदी के दौरान अहोम लोगों ने चुटियों और कोच हाजों, अब चुटियों 1523 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इन्होंने क्या किया था, जो ये इनके राज्य थे चुटियों का और कोच हाजों का, इसको अपने राज्य में मिला लिया। अहोम एक बड़ा राज्य बनाया और 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था। यानी 1530 में इन्होंने जो आग्नेयास्त्र, तोप, ये जो भी है, इनका निर्माण इन्होंने कर लिया था आग्नेयास्त्रों का। 1660 तक आते आते बारूद और तोपों का निर्माण में सक्षम हो गए थे। यानी पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किए ना प्रारंभ कर दिया था और 1660 तक आते आते क्या कर दिया था, बारूद और तोपों का निर्माण में भी ये सक्षम हो गए थे। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और अहोम के शासक को पराजित किया। 1662 में किसने आक्रमण किया, मीर जुमला ने, और अहोम राज्य के जो शासक थे उनको पराजित किया। अहोम राज्य के बेगार पर निर्भर था। जो अहोम राज्य था वो किस पर निर्भर था, बेगार प्रथा पर। बेगार कैसे, राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वह पाइक कहलाते थे। यानी वहां कोई कर्मचारी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे था कि गांव से लोगों को पकड़ के ले आए, उन्हीं से काम करवाते थे। उनको क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। क्या कहते थे, पाइक। अब ये पाइक का पता कैसे चलेगा कि किसमें कितनी जनता है, तो उन्होंने क्या किया था, जनगणना करवाई थी। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी कि प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने पड़ते थे। इन्होंने क्या करवाई थी, जनगणना करवाई थी। तब इनको पता चल गया कि भाई इस गांव में इतने बंदे हैं, कभी हाँ वो काम पे आ सकते हैं, तो उनको तो बेगार करवानी थी। बेगार क्या होती थी, फ्री में काम करवाना। तभी इस गांव से इतने पाइक भेजे जाएंगे और निश्चित संख्या और निश्चित समय के लिए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। जो कुलों में विभाजित था उन कुलों के एक समूह को उनको क्या कहते थे, खेल कहा जाता था। अहोम में दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। अहोम में राज्य में क्या था, दस्तकार नहीं थे, यानी कारीगर नहीं थे, तो वो कहां से आए थे, बाहर से आके इन राज्यों में बस गए थे। बुरंजी, ये क्या है, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में, पहले किसमें लिखा गया था, अहोम भाषा थी, और बाद में किसमें लिखा गया था, असमिया में लिखा गया था। अब मंगोल जनजाति, जो मुगल है वो अपनी माँ की तरफ से किसके रिश्ते, माँ की तरफ से किसके वंशज थे, मंगोलों के, ये वही मंगोल है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है कि गोंड शासक अमनदास की उपाधि क्या थी।
और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर कुछ तो बढ़े। और जो पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न क्या था कि गौड़ शासक अमनदास की उपाधि क्या थी? इतिहास में सबसे पुरानी पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। ये मंगोल क्या थे? पशु चराने वाली और शिकारी संग्राहक जनजाति थी। वे मध्य एशिया के घास मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वनों में बसे हुए थे। ये आदिवासी थे और कहाँ बसे हुए थे? वनों में बसे हुए थे। और किसमें? एशिया के पास घास के मैदान स्टेपी में। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा की करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। तो चंगेज खान था, उसने क्या किया? 1206 में एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला और अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। यानी मेहनत करके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये क्या थे? आदिवासी थे और जंगलों में रहते थे, लेकिन इसने क्या किया? जो मंगोल और तुर्की थे उनकी एकता स्थापित करके एक शक्तिशाली सैन्य बल बनाया और अपने इस दम पर उसने क्या किया? एक सुव्यवस्थित प्रदेश का वह शासक बन गया। अब जनजातियां और राज्य की, ये जनजातियां थी वो कहाँ रहती थी और उनकी वर्तमान में राज्य कौन से हैं? भील और कोली जनजाति कहाँ रहती थी? महाराष्ट्र और गुजरात में। संथाल कहाँ है? उत्तरी पूर्वी झारखंड क्षेत्र और बंगाल में। संथाल कहाँ थे? उत्तरी पूर्वी झारखंड क्षेत्र और बंगाल। नागा कहाँ है? नागालैंड में। खासी कहाँ है? मेघालय में। गारो खासी की पहाड़ियां भी तो मेघालय में ही है, तो वहां ये खासी जनजाति रहती है। कोच असम में। कोच जनजाति कहाँ है? असम में। कोरागा दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में रहती है। कोयास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कोयास कहाँ? छत्तीसगढ़ में। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अब गोंड जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। अब मुंडा कहाँ है? झारखंड और बंगाल में। अब समास अर्जुन बलूची ये कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन कौन सी है? समास अर्जुन बलूची। ये बलूची कहाँ है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का एरिया है, पाक अधिकृत कश्मीर, उधर ये बलूची। अब सुमेलित कीजिए, मैंने ये सुमेलित करके लिखे हैं। गढ़ 84, तो इसके आगे गढ़ के आगे क्या है? गढ़ 84। टांडा क्या था? जो ये बंजारों का क्या था? कारवा। कारवा को क्या कहते थे? टांडा कहा जाता था। श्रमिक पाइक। पाइक कौन से थे? तो जिनसे बेगार ली जाती थी ना, बेगार जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, वो क्या थे? पाइक। और इनके लिए स्पेशल क्या करवाई थी? जनगणना भी करवाई थी अहोम राज्य में। जो कुल थे उनको क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। शिव सिंह अहोम राज्य का एक शासक था। और दुर्गावती कहाँ थी? गढ़ कटंगा की। और इसका पुत्र कौन था? वीर नारायण। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वर्गों के भीतर पैदा होने वाली नई जनजातियां श्रेणियां कहलाती है। यानी जो वर्गों के भीतर नई जनजातियां होती है वो क्या कहलाती है? श्रेणियां कहलाती है। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कृति है। यानी ये क्या है? एक ऐतिहासिक कृति है। पहले तो इसका किस में हुआ था? अहोम भाषा में, और बाद में इसका अनुवाद किस में हुआ था? असमिया भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। कि जो गढ़कटंगा राज्य था उसमें कितने थे? 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। जो ये जनजातीय लोग थे, ये जब शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने क्या किया? मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।